Hello friends, today we are going to discuss about the questions regarding with JEE and NEET for chapter number 7, that is the system of particles and rotational motion. Read the question number 1 carefully. The two similar particles moving towards to each other with velocity v and 2v. Center of mass of the system of particles moving with what velocity? Dash velocity. Similar particles मतलब दोनों के मास हमें सेम दे रखे हैं और एक की वेलोसिटी v दूसरे की 2v, but both are in opposite direction moving towards to each other. Then about the center of mass, then हमारे पास इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी है कि the VCM is equal to m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. सिमिलर पार्टिकल से मतलब मास तो दोनों के सेम है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि हियर m1 is equal to m2 as a m, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मूविंग टुवर्ड्स टू ईच अदर, इसीलिए एक की वेलोसिटी पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव लेनी पड़े। तो अगर हम v1 को एज ए नेगेटिव v चूज करें, देन v2 को हमें प्लस 2v लेना पड़े। ओके, तो यहां पर क्या होगा, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन यहां पर जो मास सेम है अगर उसको हम कॉमन ले लें और नीचे हो जाएगा 2m, मास कैंसिल कर देते हैं, देन वेलोसिटी इज माइनस v प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि इधर आएगा 2m, मास तो कैंसिल हो गया, 2v माइनस v दैट इज v बाय 2। एंड यहां पर अगर तुम्हें, ये तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, चलो इट इज v by 2। अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन कौन सी होगी, along with the 2v, मतलब 2v जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव मिले, तो ये वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है। ओके, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ 2v, तुम इसको पॉजिटिव ले सकते हो, इसको नेगेटिव लोगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो नेगेटिव साइन जो क्या इंडिकेट करेगी, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 2v, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए तो तुम बोल सकते हो v by 2। ओके, रीड द क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जेक्ट ए विथ मास m मूविंग डाउनवर्ड विद द ग्रेविटी, मतलब ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स b and c हैविंग मास m by 3 and 2m by 3। इतना रीड करके अगर हम उसका एज ए ग्राफ, सॉरी फिगर ऐसे ड्रॉ करने की ट्राई करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट ए जिसका मास m और वो एज ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। चलो यहां पर पहुंचा, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बोल दिया हमने b, दूसरा बोल दिया c। The mass of B is m by 3 and mass of C is 2m by 3. Then center of mass of the system made up of B and C move towards to which part with respect to A? मतलब अगर A का जो भी डायरेक्शन हम यहाँ पर सोचे, then the center of mass कौन सी डायरेक्शन में होगा, towards C या towards B, या फिर इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्या बोल सकते हैं। वैसे तो हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास मूविंग टुवर्ड्स टू द हेवी ऑब्जेक्ट, तो क्या टुवर्ड्स C होगा, नहीं, वो तो कब होगा जब ऐसा कोई सिस्टम हमें दे, इनिशियल सिस्टम। यहाँ पर तो क्या है, A इनिशियली मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो तो इसी डायरेक्शन में है। अब अगर वो डिवाइड हो गए तो डिवाइड हो के ना हो, अगर डिवाइड भी हो गए सडनली, देन सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने
अपनी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू रखेगा। वो हमने पढ़ रखा है। देन सेंटर ऑफ मास उसी पर रहेगा, मतलब इट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, मतलब वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं होगा। जो हमने उसका एक एग्जांपल भी दे रखा है, अगर हमने कोई भी बॉम्ब थ्रो किया, यहाँ पर सडनली वो एक्सप्लोज हुआ, तो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉलो इट्स पाथ। ओके, चलो वीडियो पॉज करके ये लिख दो। Okay, see the next one. The one child swinging on a swing. If he gets up, then time period of the swing. इसका मतलब इनिशियली जो चाइल्ड है वो स्विंग में ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा हम कंसीडर करें, क्योंकि सेकंड पार्ट में पूछा है if he gets up, मतलब वो ऐसे स्विंग पर फिर खड़ा हो जाए, तो टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब अब पूछा है टाइम पीरियड क्या, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्या होगा। तो अगर हम सोचे या फिर चेंज नहीं होगा, क्या बोल सकते हैं हम, व्हेनेवर तो वन चाइल्ड इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग, मतलब अगर तुम ही सोच लो कि तुम ऐसे स्विंग पर बैठे हो और ऐसे स्विंग कर रहे हो, तब तुम्हारा टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन स्विंग, वन रोटेशन बोल दो, वन ऑसिलेशन बोल दो, तो एक ऑसिलेशन का तुम्हारा टाइम। ओके, फिर ऐसे तुम वहां पर ऐसे स्विंग के ऊपर ही खड़े हो जाओ ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, तो फिर वो टाइम पीरियड मतलब तुम्हें क्या फील होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि क्या होगा। तो अब यहाँ पर जो भी ऐसे चाइल्ड ऐसे स्विंग में ऐसे स्टैंड अप होगा, गेट्स अप होगा, उसके लिए कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम ऐसा बोलते हैं इट इज आई ओमेगा एंड आई ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, चलो अब यहां पर अगर वो ऐसे गेट्स अप ऐसे ऊपर खड़ा हो गया, तब हम ऐसा सोचेंगे कि चलो ये कोई भी ऐसा रिजिड सपोर्ट, यहां से ऐसे जो भी स्विंग है और तुम यहाँ पर ऐसे इनिशियली बैठे। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि तुम जो है वो वहां पर ऐसे स्टैंड अप हो गए, मतलब पहले जो तुम्हारा डिस्टेंस था फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, वो अब आर जो है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि तुम जैसे स्टैंड अप हो गए डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। देन डिस्टेंस डिक्रीजेस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। अगर ये कांस्टेंट रहने के लिए क्या होगा, द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस। अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुई देन ऑसिलेशंस फास्ट होंगे, ऑसिलेशन फास्ट हुआ देन टाइम पीरियड डिक्रीजेस, बिकॉज ओमेगा इज आल्सो यू कैन से 2π/t। अगर स्पीड इंक्रीज हुई देन टाइम पीरियड डिक्रीजेस, देन टाइम पीरियड अगर पूछे तो डिक्रीज होगा। इसी में अगर पूछ दे व्हाट अबाउट द एंगुलर स्पीड, देन एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस। इसका मतलब तुम ही ऐसे ट्राई कर लो कि तुम जैसे कंडीशन में बैठे हो तब ऑसिलेशंस कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्पीडी हो रहा है। ओके, फिर ऐसे ही तुम उसके स्विंग में ऊपर ऐसे स्टैंड अप हो जाए तो तुम्हारी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, ऑसिलेशंस फास्ट हो। तो यहां पर बोल सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग डिक्रीजेस। ओके, चलो नेक्स्ट, ABCD of the square of side L. M mass is placed on each vertices of the square. Then now calculate the moment of inertia of the axis passing through the point A and parallel to the B. इसका मतलब अगर आप ऐसा बोल दें कि ये कोई भी x स्क्वायर, चलो ओके, चलो अब यहाँ पर उसके नाम दे देते हैं A B C and D। ईच के ऊपर ऐसे पार्टिकल है जिसका मास m है, वो तो कंसीडर कर देंगे। अब क्या करना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एक्सिस पासिंग थ्रू द ए से बहुत सारी एक्सिस पास कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कोई भी डायरेक्शन में, लेकिन कैसे पास करना है,
पैरेलल टू द BD, मतलब ये जो अगर तुम लाइन खींचो तो ऐसे तुम्हें एक्सेस करनी है। दिस इज द एक्सेस पासिंग थ्रू द A and parallel to the BD. Then calculate the moment of inertia of the axis passing through the point A and parallel to the BD. Okay, चलो तो यहां पर अब A का उसी पॉइंट से डिस्टेंस तो 0, मतलब सभी का अगर हम मास m1 या m2 या m3 या m4 लिखे दैट इज m। अब A के लिए जो डिस्टेंस होगा वो तो 0, चलो B के लिए मैं R2 लिख देता हूं, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका मतलब सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा और उतना ही D से इसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि ऑलवेज हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। ओके, देन ये डिस्टेंस कितना होगा, चलो तो ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा जो भी इसका डायगोनल होगा उसका हाफ। ओके, R2 में बोल सकता हूं इट इज OA and OA is half of AC, half of AC बोल सकता हूं। तो चलो अब AC कितना डिस्टेंस होगा, तो उसके लिए तो साइड L हमें दे रखी है, तो क्या बोल सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस से। देन AC क्या होगा यहाँ, तो इट इज √2L है, समझ में। तब मैं बोल सकता हूं कि जो R2 होगा दैट इज AC by 2, मतलब √2L/2 दैट इज L upon √2 and that is equal to this also, मतलब R3 भी मैं बोल सकता हूं। तो वो D के लिए हो गया। अब C के लिए क्या हो गया, मतलब D के लिए R4 हो गया, सॉरी। देन व्हाट अबाउट द C, मतलब व्हाट अबाउट द R3, इट इज AC, मतलब ये हो गया हमारे लिए √2L। तो चारों के डिस्टेंस हो गए, फ्रॉम द सेम एक्सिस डिस्टेंस 0, B और D से जो डिस्टेंस होगा इट इज इक्वल टू OA, जो इसका हाफ होगा, तो ये है √2L, देन √2L/2 देन L upon √2, और ये तो डिस्टेंस है। चलो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम कैलकुलेट करें, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू द A पैरेलल टू द BD, I इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ओके, तो m1 मतलब m और r1 स्क्वायर मतलब m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर प्लस m r4 स्क्वायर, तो ये तो 0 है। चलो m r2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, देन m l स्क्वायर बाई 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। चलो R3 के लिए m r3 स्क्वायर, देन इट इज 2ml स्क्वायर प्लस R4 मतलब यही होगा m l स्क्वायर बाई 2। तब देखो ml स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर बाई 2 मतलब हो जाएगा ml स्क्वायर, और 2 तो है मतलब इसका एडिशन करो, इट इज 3ml स्क्वायर। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द A पैरेलल टू BD फॉर द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L इज 3ml स्क्वायर। ओके, चलो वीडियो पॉज करके ये लिख दो। Okay, see the next. The ring of radius r and mass m is rotating with angular speed omega with respect to the axis passing through its center. Calculate the angular speed of the ring whenever two particles of mass m placed at diametrically opposite points on the ring.
मतलब अगर हम सोचे तो ऐसी कोई भी एक रिंग, अगर इसी को हम एक रिंग मान ले तो इनिशियल जो भी उसकी स्पीड है whatever the axis passing through the center is omega। अब अगर हम इसका मास m लें और अब ऐसे कोई भी दो अगर हम ऑब्जेक्ट रख दे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर जिसका मास m है, ओके, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट बोल रखा है, मतलब यहाँ पर कोई मास m रखने में कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब वी कैन से I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट हमें बोला है कि जस्ट इज प्लेस्ड ऑन द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, तो कोई टॉर्क नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम का एज ए रूल लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो, तो अब इनिशियल फॉर द रिंग, तो रिंग के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज mr², लेकिन इसका मास स्मॉल m है, तो यहाँ पर बोलेंगे स्मॉल mr², और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब यहाँ पर I2 क्या होगा, तब यहाँ पर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, मतलब हर एक का रेडियस भी r ही होगा, और रिंग का खुद का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता ही है, मतलब इट इज mr² प्लस इन दोनों का ऐसे mr², तो 2mr² होगा, इट इज 2m, लेकिन यहाँ पर मास होगा वो कैपिटल M r² इंटू ओमेगा 2, जो कैलकुलेट करना है। ओमेगा 1 तो हमें ओमेगा दे रखा है, ओके। देन व्हाट अबाउट द ओमेगा 2, इट इज mr² अपॉन mr² प्लस 2mr², r² कॉमन करके कैंसिल भी कर दो और इनटू ओमेगा होगा, तो ओमेगा तो है ही यहाँ पर। देन इट इज ओमेगा r²। अच्छा देखो, अब r² भी कैंसिल करो, r² तो वैसे भी कैंसिल कर ही दिया हमने। देन इट इज m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m, लेकिन यहाँ पर मास के अंदर ध्यान रखो कि ये स्मॉल m है, नीचे स्मॉल m प्लस 2 कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर जो मास रखना है वो कैपिटल m रखना है। तो रिगार्डिंग विद द मास ऑफ द रिंग, इनिशियल और फाइनल जो नोटेशन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। देन फाइनल एंगुलर स्पीड विल बी m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। ओके, चलो नेक्स्ट। The one ball is rotating without slipping, otherwise sliding भी बोल सकते हो। Then rotating without sliding मतलब continuously उसकी rotation motion है। The radius of gyration of the ball axis passing through the center of the ball is k, its radius r. Then how much part of its total energy along with the rotational energy? देखो ये जो लाइन है, then how much part of the total energy along with its rotational energy, इसका मतलब कि टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है वो रोटेशन के अंदर है। तो ऐसा बोल सकते हैं, इसका जो है वो फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, कि हाउ मच पार्ट ऑफ इट्स टोटल एनर्जी along with रोटेशन, मतलब रोटेशन में दोनों हमारी एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने थ्योरी में बोल रखा है कि सेंटर ऑफ द बॉल परफॉर्मिंग एज ए ट्रांसलेशन लीनियर मोशन, तो उसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, और रेस्ट ऑफ सेंटर ऑल पार्टिकल्स परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रोटेटिंग विदाउट स्लिपिंग विदाउट स्लाइडिंग में बोल सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एनर्जी, रोटेशनल एंड लीनियर काइनेटिक एनर्जी। इसमें से कितना पार्ट उसका रोटेशन का है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर ऐसा पूछा हो कि हाउ मच पार्ट ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इज इन द लीनियर, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, ये इसका फॉर्मूला है कि रोटेशन का पार्ट लीनियर के कंपेयर में रोटेशन का पार्ट कितना है, तो बस टोटल के कंपेयर में कितना है, तो रोटेशन डिवाइडेड बाय टोटल। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, टोटल क्या है, तो टोटल है हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टोटल में तो दोनों आएगा, लीनियर प्लस रोटेशन एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर हमें k और r दे रखा है, तो इसका आंसर हमें k और r के टर्म्स में लिखना पड़े। तो हमें मालूम है कि I इज ऑलवेज mk स्क्वायर, है ना, तो I की जगह पर तो हम mk स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ r ऑल्सो। इसका मतलब यहाँ पर हमें ओमेगा कैंसिल करना पड़े, देन v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पर होगा हाफ में लिख दो mk स्क्वायर n ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m v की जगह पर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I मतलब mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो, हाफ तो कॉमन आउट करो, कैंसिल, मतलब ये कैंसिल हो गया, एक एक पार्ट देखते जाते हैं। चलो, फिर मास कॉमन ले लो, ये भी कैंसिल। ओके, ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लोगे तो रिमेनिंग थिंग इट इज k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। That means the how much part of the total energy along with its rotation, then k square upon r square plus k square. This is our answer. इसका फॉर्मूला ये होगा। फिर कौन से टर्म्स में आंसर लाना है वो तो क्वेश्चन के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देन आवर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ r एंड k, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके लिख दो, ये कंप्लीट करो। ओके, सी द नेक्स्ट। The one wheel rotating with speed 60 RPM. RPM means rotation per minute. The full form of RPM, rotation per minute. Possess moment of inertia 2 kg meter square. How much torque required to stop the wheel at end of 1 minute? मतलब हमें टाइम पीरियड अगर देखें हम सबसे पहले तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, क्योंकि यूजुअली हम टाइम सेकंड में ही कंसीडर करते हैं। देन टाइम टी 60 सेकंड हमें दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है 2 kg into मीटर स्क्वायर एंड द स्पीड इज 60 रोटेशन पर मिनट। अब यूनिट कभी रोटेशन पर मिनट में नहीं चलेगा। अगर मैं ओमेगा बोलूं तो ओमेगा शुड बी रेडियन पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पर ओमेगा अगर मैं ऐसे लिख दूं 60 रोटेशन पर मिनट, लेकिन हम कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते इसको, इट शुड बी रेडियन पर सेकंड। देन 60 रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय मिनट। मिनट मतलब 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। मतलब ओमेगा इनडायरेक्ट हमें दे रखा है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। आया समझ में? अगर रोटेशन पर मिनट है तब उसको हम रेडियन पर सेकंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे? रोटेशन पर मिनट, तो एक रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट 2 पाई और मिनट है तो पर मिनट, तो मिनट तो नीचे है तो मिनट की 60 सेकंड 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा हो गया। हमें चाहिए उसका टॉर्क कि हाउ मच टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। ओके, तो अब टॉर्क से रिलेटेड हमारे पास जितने भी फॉर्मूला है उसमें टाइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा जो आता है वो हम कर सकते हैं। तब इसका एक फॉर्मूला भी है कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डेल्टा
ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम, लाइक फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ओके, तब यहाँ पर हमें टॉर्क चाहिए। अब डेल्टा L, L मतलब I ओमेगा अपॉन डेल्टा T। वैसे तो चेंज है, लेकिन स्टॉप करना है तो फाइनल तो 0 हो जाएगा, इसीलिए जो भी इनिशियल है उसी का हम कंसीडर करेंगे। ओके, देन I ओमेगा, I तो दे रखा है, दैट इज 2, ओमेगा मिल गया हमें 2 पाई, और टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 60। तो ये वैसे करोगे तो 30 और ऐसे डायरेक्ट करोगे तो 50, मतलब टॉर्क जो भी रिक्वायर्ड है वो π/50 न्यूटन इनटू मीटर होगा। तो यहाँ पर फिर ऑप्शन देखना है, अगर ऑप्शन π/15 है तो ठीक है, अदरवाइज 3.14 करके भी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट इज π/50 न्यूटन टू मीटर। चलो नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ डायलेशन फॉर द डिस्क व्हिच इज एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क इज k1 एंड फॉर द रिंग इज k2। देन दोनों की रेडियस अगर सेम है तो k1 अपॉन k2 का रेशियो क्या होगा। इसका मतलब पहले डिस्क का हम सोचे तो डिस्क को हम ऐसे ले सकते हैं कि चलो ये पूरी डिस्क मतलब पूरी ऐसे अंदर से मटेरियल भरा हुआ, रिंग मतलब ओनली उसकी ऐसे सरकमफ्रेंस पर ही मास होगा, यहाँ तो पूरा मास हर एक जगह पर, इसको बोलते हैं डिस्क। चलो अब बोला है एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क, तो एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क में हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा, और ये इसके सेंटर से अलोंग विद इट्स डायमीटर, तो ये y1 और ये y1 डैश बोलते हैं उसकी एक्सिस। तो अब ये जो एक्सिस है उससे पास है, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसका तो रेडियस r है, डिस्क का और रिंग का दोनों का सेम दे रखा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सकता है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Then what we can say about the I for the disk and y1? Then moment of inertia along with its center, मतलब y1 dash IC plus md square। तो डिस्क का along with its diameter क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर में है mr²/2, तो उसका डायमीटर में है mr²/4। बस ये याद होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर क्या है, दैट mr²/4 एंड हियर इट इज mr²। इसका मतलब ये जो हमें डिस्क के लिए मिलेगा दैट इज 4 + 1 5 mr²/4। ओके, चलो अब रिंग के लिए सोचते हैं। रिंग का भी थोड़ा बहुत डायग्राम इसके जैसा ही, बस यहाँ पर मटेरियल नहीं होगा, उतना ही फर्क है। तब उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चलो इसको I1 बोल देते पूरे को, तो ये मैं I2 बोल देता हूँ, तो क्या होगा IC plus md² से, तो रिंग का होता है वैसा mr², लेकिन along with its diameter होगा mr²/2 and plus mr², मतलब 2 + 3 2 + 1 3 mr²/2। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें अगर mr²/4 करना है, इसको में 4 करना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 6 mr²/4, रेशियो लेने में इजी रहेगा। ओके, तो ये हो गया फॉर द रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वैसे रेडियस ऑफ डायरेक्शन के साथ है mk², मतलब मास कैंसिल करो, बाकी का रूट ले लो। तो अगर इसका रूट लेंगे और रेशियो लेंगे, तो अगर पहले डायरेक्ट k1² करते हैं, चलो mk² तो मास कैंसिल करो, ये डिस्क और k1 और k2 बोल रखा है, तो डिस्क का k1 है और रिंग का k2 है, तो इसका पहले है m, मास तो कैंसिल हो गया। चलो फिर
5mr²/4, 6mr²/4, तो mr²/4 दोनों में से कैंसल, इट इज 5/6 एंड देयरफॉर k1/k2 होगा √5/6 या √5/6। ओके, चलो वीडियो पॉज करके इसका भी आंसर लिख दो। Okay, see the next. The moment of inertia for one object is I and for the another object is 2I. If magnitude of rotational kinetic energy is same for both, then ratio of angular momentum. इसका मतलब इसको हम 1 और 2 कर दे, then angular momentum L1/L2 चाहिए कब? Whenever its rotational kinetic energy is same. अगर हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन सोचे, देन इट इज हाफ mv², अदरवाइज p²/2m, है ना। ऐसे ही अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सोचे, देन इट इज p की जगह पर होगा l²/2I। ऑल इक्वेशंस आर सेम फॉर द लीनियर एंड रोटेशन, बस उसके नोटेशन अलग है। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, है ना, मास, देन इनर्शिया, देन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इट इज l²/2I हो जाएगा। और हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, देन l² को सब्जेक्ट करो, रूट ले लो, दैट इज 2kI। ओके, अब 2 तो सेम है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखा है, देन यू कैन से L proportional to √I. Then what we can say about the ratio L1/L2? It is √I/2I. That is 1/√2. Yeah, you can say 1:√2. आया समझ में? लीनियर की अगर डायरेक्ट रोटेशन की इक्वेशन तुम्हें याद नहीं आती, लीनियर की याद करो, रोटेशन का हो जाएगा। क्लियर? चलो लास्ट, द इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। इनिशियल मतलब हमें दे रखा है ω0, 2 रेडियन/सेकंड। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 3 रेडियन/सेकंड², देन कैलकुलेट द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। मतलब टाइम दे रखा है 2 सेकंड और हमें चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। तो याद करो द रिलेशन बिटवीन थीटा, टाइम, अल्फा एंड ω0। हमारे पास लीनियर की इक्वेशन है d = v0t + half at²। फॉर द सेम वे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज ω0t + half अल्फा t²। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो मिलेगा वो आंसर रेडियन में होगा। देन ω0 इज 2, टाइम दे रखा है 2 प्लस हाफ अल्फा दे रखा है 3 और टाइम दे रखा है 2, देन इट इज स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस, यहां पर देखोगे तो ये 4/2 मतलब 2, 2 3 = 6 मतलब ये होगा 10 रेडियन। क्लियर? इक्वेशंस अगर लर्न है तो सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। वीडियो पॉज करके लिख दो इसका भी आंसर।